नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल द मैकेनिकल एजुकेटर्स में। दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा फिर से थर्मोडायनेमिक्स के बारे में है। उसमें हम आज फिर से जो है वो IMP MCQs सॉल्व करने वाले हैं जो पूछे गए प्रीवियस ईयर की RTO की एग्ज़ाम में, गेट की एग्ज़ाम में, EAC की, PSU की या फिर स्टेट लेवल की जो PSC की एग्ज़ाम्स है उसमें पूछे गए हैं। आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। अगर आपने इस सीरीज़ का पार्ट 1 अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नहीं देखा है तो उसकी जो लिंक है वो यहाँ पर आपको आई बटन में मिल जाएगी और वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो फर्स्ट हमारा MCQ है वो है MCQ नंबर 16। यहाँ पर दोस्तों आपके साथ जो है वो थोड़ा सा माइंड गेम भी खेला जा सकता है यहाँ पर GPSC या फिर कोई सी भी जो एग्ज़ाम होती है उसमें, कि आपको जो है वो MCQ दिखता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है परंतु वो होता जो है वो सिंपल है। यहाँ पर GPSC की अगर बात करें तो ये मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम में 2019 में पूछा गया था। एन एप्पल लॉसेस 4.5 kJ ऑफ हीट एज इट इज़ लूजेस और कूल्स पर डिग्री ड्रॉप इन द इट्स टेम्परेचर। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो आपको दिया गया है कि एक एप्पल मान लीजिए आपने रेफ्रिजरेटर में से निकाला है और उसका मान लीजिए टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है और उसको जो है वो अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस तक लाते हैं, यानी कि 1 डिग्री जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वहाँ पर सेल्सियस में, तो वो जो है वो एटमॉस्फेयर में कितनी हीट जो है वो लॉस कर रहा है 4.5 किलोजूल जितनी। तो वहीं पर उसी जो सेब को जो है अगर हम फ़ारेनहीट स्केल पर अगर हम उसे मेज़र करते हैं तो वो कितनी हीट जो है वो लूज़ करेगा आपका एनवायरनमेंट में या फिर आप उसे कहते हैं सराउंडिंग में। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ सेब अगर उसे हम 1 डिग्री सेल्सियस पर ले जाते हैं तो वो हीट जो है वो लूज़ कर रहा है 4.5 किलोजूल जितनी। तो दोस्तों अगर आपको पता ना हो तो फ़ारेनहाइट स्केल और डिग्री सेल्सियस का जो स्केल है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल को अगर आप फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा 1.8 इंटू टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेल्सियस स्केल प्लस 32। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस यानी कितना फ़ारेनहाइट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस यानी कितना फ़ारेनहाइट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1.8 इंटू 0 प्लस 32। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहीं पर अगर हम बात करें कि 1 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो कितने फ़ारेनहाइट हमें मिलेगा, 1.8 इंटू 1 प्लस 32 इज इक्वल टू 33.8 फ़ारेनहाइट। यहाँ पर दोस्तों अगर आपने जो है वो एक बात ऑब्जर्व की हो तो जब आप 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो राइज़ कर रहे हैं या फिर ड्रॉप कर रहा है तो वहाँ पर जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल में जो है वो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो है वो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि जब आप 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक जा रहे हैं तो फ़ारेनहाइट स्केल में जो है वो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो है वो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि डेल्टा टी इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू इट इज़ 1.8 टाइम्स मोर देन द डेल्टा टी डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है कि आपको जो है वो अगर हम MCQ में जो है वो अभी MCP डेल्टा टी यानी कि जो हीट लॉस का जो इक्वेशन है वो लगाते हैं MCP डेल्टा टी इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स MCP डेल्टा टी डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कि MCP जो है वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा हीट लॉस इन फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू कितना 4.5 किलोजूल जो लिबरेट किया है डिवाइडेड बाय ये जो है वो यहाँ से नीचे चला जाएगा तो 1.8 इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 2.5 किलोजूल। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको जो है वो क्या करना था कि एक रिलेशन फाइंड करना था, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1.8 इंटू डेल्टा टी डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपने ये रिलेशन फाइंड कर लिया, इसके बाद में जो है वो आपको इजीली आंसर मिल गया। यहाँ पर दोस्तों जो है वो आपके लिए एक और ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पर मैं जनरेट कर देता हूँ कि यहाँ पर तो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको कन्वर्ट करना था। अगर यही क्वेश्चन जो है आपसे ऐसे पूछा जाए कि डिग्री
फ़ारेनहीट की जगह पर अगर डिग्री केल्विन में अगर आप फाइंड करते हैं तो वहाँ पर जो है वो आपको कितना डेविएशन या फिर कितना जो है वो हीट लॉस देखने को मिलेगा, तो वो आपको फाइंड करना है। उसका आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में हमें देना है। यहाँ पर जो है वो उसमें आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आप सबको पता चल ही गया होगा कि 2.5 किलो जूल इज़ दी राइट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 17 की ओर। एमसीक्यू नंबर 17 अगर रीड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। नीचे दिए गए सेंटेंस में से जो है वो कौन सा सेंटेंस सही है आपकी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि एनर्जी इन द ट्रांजिट एसेंशियली हैव अ डिफाइनाइट इंटीग्रल्स। यहाँ पर दोस्तों जब मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करवाए थे थर्मोडायनेमिक्स के, तो वहाँ पर मैंने क्लियर किया था कि जो ट्रांजिट एनर्जी फॉर्म्स होते हैं जैसे कि हीट या फिर जो वर्क होते हैं वो आपके ट्रांजिट फॉर्म होते हैं, जो सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में जो है वो बाउंड्री को क्रॉस करके हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे जो आपके ट्रांजिट फॉर्म होते हैं उसका हमें डिफाइनाइट इंटीग्रल्स देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दिखाया कि डिफरेंशिएशन ऑफ पाथ फंक्शन इज़ नॉट एग्जैक्ट, यानी कि पाथ फंक्शन जो होते हैं वो हमारे ट्रांजिट फंक्शंस होते हैं, यानी कि ट्रांजिट एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं, यानी कि हीट और वर्क होते हैं। तो अगर आप वर्क की बात करें तो वर्क में जो आपको दिख सकता है कि यहाँ पर 1 to 2 यानी कि पाथ के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट रहता है, ना कि जो है वो डिफाइनाइट इंटीग्रल्स के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है वो रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन द सिस्टम माइक्रोस्कोपिकली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा गया है ये अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की अगर सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर जो है वो हमें काइनेटिक एनर्जी भी देखने को मिलती है और पोटेंशियल एनर्जी भी देखने को मिलती है। तो वहाँ पर अगर हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक यानी कि थर्मल एनर्जी जो होती है, टेम्परेचर इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इट इज़ नॉट द एनर्जी ऑफ होल सब्जेक्ट itself moving, it is the total energy of motion, rotation and vibration of the atoms। यानी कि जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एटम्स की जो रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल एनर्जी है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। वहाँ पर जो है हमें थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी भी देखने को मिलती है, परंतु वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम निगलेक्ट कर सकते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो यहाँ पर बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज़ ईजीएस्ट टू फोकस ऑन, यानी कि कैलकुलेशन में जो है वो ईजी हमें रहता है। तो जब हम बात करते हैं एनर्जी की स्टोरेज की, तो हम एनर्जी स्टोरेज अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर किसी भी सिस्टम में अगर बात करते हैं तो वो हमें ओनली एंड ओनली जो है वो काइनेटिक फॉर्म में देखने को मिलती है। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम एट द मोलेक्यूलर लेवल। दोस्तों खास याद रखिए कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि टोटल एनर्जी ऑफ मोशन, रोटेशनल एंड वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स, यहाँ पर ये जो एनर्जी है वो एटम्स के पास है, यानी कि मोलेक्यूलर लेवल के पास है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी हमारी होगी वो स्टोर हो जाएगी सिस्टम में एट अ मोलेक्यूलर लेवल। तो यहाँ पर ये जो है वो हमें सही लगता है, परंतु दोस्तों अभी ऑप्शन नंबर डी भी जो है वो एनालाइज करना बाकी है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हेल्प्स इन द डिटरमाइनिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एनर्जी एट अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द सिस्टम। दोस्तों अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स का लॉ जो है वो मालूम ना हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता ना हो, तो वहाँ पर मैं आपसे बता दूँ कि डेल्टा ई यानी कि जो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, यानी कि यहाँ पर दोनों की जो वैल्यू है, क्यू जो है वो ट्रांजिट फंक्शन है, डब्ल्यू भी जो है वो ट्रांजिट फंक्शन है, उसके पास जो है वो डिफाइनाइट इंटीग्रल्स नहीं है। तो आप जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू वहाँ पर जो है वो फाइंड नहीं कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो ये जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर 17। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 18 के बारे में। द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल बी। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कब होगा। तो यहाँ पर किसी भी सिस्टम में एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर आपको कब देखने को मिलेगा कि जब जो किसी भी सिस्टम में जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो है वो अनबैलेंस फोर्स ज़ीरो हो जाए, यानी कि जो मोलेक्यूल्स की जो मोमेंटम एनर्जी है, यानी कि मोलेक्यूलर मोमेंटम जो है वो ज़ीरो हो जाए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो बात की गई है कि मोलेक्यूलर मोमेंटम अगर किसी भी सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो है वो ज़ीरो हो जाती है तो उसे कंडीशन को, यानी कि उस कंडीशन को जो है वो आप एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेशर कंडीशन या फिर एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेशर कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर 18। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 19 के बारे में।
केल्विन प्लैंक्स लॉ डील्स विथ, यानी कि केल्विन प्लैंक का जो नियम है वहाँ पर जो है वो कौन सा नीचे दिए गए स्टेटमेंट जो है वो सही है। कन्वर्जन ऑफ हीट, कन्वर्जन ऑफ वर्क, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, या फिर कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट। तो यहाँ पर केल्विन प्लैंक का जो हमारा स्टेटमेंट था वो क्या कहता था कि ऐसा इंजन, यानी कि ऐसा जो है वो हीट इंजन हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि जो हीट जो है वो लेकर हीट का एब्जॉर्प्शन करके हमें 100% उस हीट का कन्वर्जन जो है वो वर्क में हमें करके दे। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो केल्विन प्लैंक का जो स्टेटमेंट था उसमें हीट को जो कन्वर्ट किया जाता था वर्क में, तो कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क जो है वो यहाँ पर सही स्टेटमेंट होगा केल्विन प्लैंक के लॉ के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर MCQ नंबर 19। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं MCQ नंबर 20 के बारे में। इफ़ द इंजन गिव्स एन आउटपुट ऑफ 3 किलोवाट, यहाँ पर दोस्तों आउटपुट दिया गया है आपको, आउटपुट की अगर बात करें 3 किलोवाट, व्हेन द इनपुट इज 10,000 जूल पर सेकंड, यहाँ पर जो है वो इनपुट की अगर बात करें तो इनपुट दिया गया है आपको 10,000 जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड जो है वो आपका वॉट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो 10,000 वॉट को अगर हम कन्वर्ट करते हैं किलो वॉट में तो आपका आ जाएगा 10 किलो वॉट। देन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन विल, यहाँ पर हीट इंजन जो है उसकी थर्मल एफिशिएंसी हमें फाइंड करनी है। तो थर्मल एफिशिएंसी का जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा कि थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर इनटू इनपुट पावर। यहाँ पर आउटपुट अपॉन इनपुट करते हैं तो आउटपुट आपको दिया गया है 3 किलोवाट डिवाइडेड बाई जो है वो 10 किलोवाट, तो यहाँ पर 0.3 इंटू अगर हम करते हैं 100 तो यहाँ पर जो है वो हमें परसेंटेज निकल के आएगा, वो आएगा 30%। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 30% एफिशिएंसी, यानी कि थर्मल एफिशिएंसी जो इंजन की होगी वो 30% आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी 30% इज़ द राइट आंसर फॉर MCQ नंबर 20। उसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं आज के MCQ 21 की ओर। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विल डिफाइन, यहाँ पर दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो किसी भी सिस्टम में मोलेक्युलर अनसर्टेनिटी को दर्शाता है, यानी कि मोलेक्युलर अनसर्टेनिटी यानी कि रैंडम बिहेवियर ऑफ द मोलेक्यूल्स। तो रैंडम बिहेवियर ऑफ मोलेक्यूल्स को जो है वो जनरली एंट्रोपी के द्वारा डिफाइन किया जाता है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो डिफाइन करेगा आपका एंट्रोपी को। तो ऑप्शन नंबर ए एंट्रोपी इज द राइट आंसर फॉर MCQ नंबर 21। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं MCQ नंबर 22 के बारे में। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज करेक्टली मैच्ड, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नीचे दी गई जो पेयर्स है उसमें से कौन सी पेयर जो है वो परफेक्टली मैच हो रही है। हीट जो है वो आपका पाथ फंक्शन आएगा, तो यहाँ पर ये जो पेयर है वो आपकी मैच नहीं हो रही है। यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है एनर्जी पाथ फंक्शन, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो पाथ फंक्शन में आएगी, परंतु अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तो जो है वो पॉइंट फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद में हमने जो है वो फिर से पढ़ा था कि एंट्रोपी जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ मैच हो रही है, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एंट्रोपी को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। हमने प्रीवियस MCQ में ये भी देखा। तो यहाँ पर दोस्तों जो है वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एंट्रोपी को क्लियरली डिफाइन कर रहा है, हमने जैसे ही प्रीवियस MCQ में देख लिया है। उसके बाद में नेक्स्ट MCQ की ओर आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 23 के बारे में। MCQ नंबर 23 रीड करते हैं द गेज प्रेशर इन द ट्रक टायर बिफोर एंड आफ्टर द जर्नी वॉज रिकॉर्डेड एज 200 किलो पास्कल एंड 220 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली एट द लोकेशन वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड एट 100 किलो पास्कल एंड 27 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। हाउ मच द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ टायर एयर आफ्टर द ट्रिप। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जैसे ही जो है वो ट्रक अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो जर्नी के पहले जो है वो उसका टायर का प्रेशर P1 जो है वो आपको दिया गया है 200 किलो पास्कल, और वो जो है वो गेज प्रेशर है, आपको याद रखना है। और जर्नी के बाद जो है वो गेज प्रेशर आपको मिलता है 220 किलो पास्कल। तो वहाँ पर जो है वो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया है 100 किलो पास्कल। तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर जो दिया गया जो गेज प्रेशर है उसको एब्सोल्यूट प्रेशर में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर P1 एब्सोल्यूट की अगर बात करें तो वो कितना होगा P1 प्लस P एटमॉस्फेरिक जितना मिलेगा। तो क्या होगा कि 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 300
किलो पास्कल आपका एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं P2 के लिए भी ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो P2 जो है वो एब्सोल्यूट मिलेगा आपको 320 किलो पास्कल। और यहाँ पर जो टेम्परेचर T1 दिया गया है आपको, यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर दिया गया है, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर TATM इज इक्वल टू जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस को अगर हम कन्वर्ट करते हैं आप केल्विन में तो यहाँ पर आ जाएगा 300 केल्विन। तो यहाँ पर जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन के अनुसार क्या होगा कि वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, V1 इज इक्वल टू V2, यानी कि टायर का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है बिफोर दी जर्नी एंड आफ्टर दी जर्नी। तो यहाँ पर जो है वो रिलेशनशिप बन के निकल के आएगा P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू T एटमोसफियर डिवाइडेड बाई T2, यानी कि जर्नी के बाद का टेम्परेचर। तो T2 इज इक्वल टू P2 इंटू T एटमोसफियर डिवाइडेड बाई P1 इज इक्वल टू P2 जो है आपका निकल के आएगा 320 इंटू 300 डिवाइडेड बाई P1 इज इक्वल टू 300। तो यहाँ पर जो है वो 320 केल्विन आपको जो है वो फाइनल टेम्परेचर देखने को मिलेगा। अगर आप 320 केल्विन में से जो है वो -273 करते हैं तो आपको डिग्री सेल्सियस में मिलेगा 47 डिग्री सेल्सियस इज़ द राइट टेम्परेचर आफ्टर दी जर्नी। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर सी 47 डिग्री सेल्सियस इज़ द राइट आंसर फॉर MCQ नंबर 23। उसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आज के MCQ 24 की ओर। अ स्टील बॉल ऑफ मास 1 kg and specific heat of 0.4 kilojoule per kg degree Celsius is at a temperature of 60 degree Celsius. It is dropped into the 1 kg of water at a 20 degree Celsius. The final steady state temperature of water is, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक स्टील का जो बॉल है उसका जो मास है वो 1 kg है और वहीं पर जो वाटर जिसमें इसे डुबाया जा रहा है उसका भी जो मास है वो है 1 kg। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि टेम्परेचर जो इनिशियल टेम्परेचर है बॉल का इज इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस एंड जो वाटर का जो टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि फाइनल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ वाटर का जो फाइनल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर जो होगा वो आपको कितना मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो है वो क्या होगा कि जब आप स्टील बॉल को जो है वो वाटर में डुबाएंगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री से डाउन हो जाएगा, तो वो एक स्टेडी स्टेट टेम्परेचर तक पहुँच जाएगा। और यहाँ पर जो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर होगा वो 20 डिग्री सेल्सियस से तो ज़्यादा ही रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि जितनी हीट जो है वो लिबरेट करेगा हमारा स्टील बॉल, उतनी ही जो हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा हमारा वाटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हीट लॉस बाय स्टील बॉल इज इक्वल टू हीट गेन बाय द वाटर। हीट लॉस बाय द स्टील बॉल इज इक्वल टू मास ऑफ स्टील बॉल इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द स्टील बॉल, यानी कि CPS इंटू टेम्परेचर डिफरेंस TB माइनस TS इज इक्वल टू हीट गेन बाय द वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इंटू TS माइनस TW। यहाँ पर जो आप वैल्यू डायरेक्टली जो पुटअप कर सकते हैं। MS इज इक्वल टू 1 इंटू CPS इज इक्वल टू 0.4 इंटू TB इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस TS इज इक्वल टू MW इज इक्वल टू 1, CP ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4.18 इंटू TS माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो है वो इसको फर्दर सोल्व डाउन करके जो है वो आपको आंसर मिलेगा TS इज इक्वल टू 23.5 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा राइट आंसर आएगा, यानी कि स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज 23.5 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर MCQ नंबर 24। दोस्तों नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 25 की ओर। MCQ नंबर 25 अगर रीड करें
मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। यहाँ पर जो है वो आपको लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को मैच करना है। फर्स्ट हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिए गए आपके साथ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपका इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है यानी कि ए जो है वो डायरेक्टली मैच हो जाएगा 2 के साथ। उसके बाद में जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो आपका एंट्रोपी के साथ जो है वो मैच करेगा, B इज इक्वल टू करेक्ट विथ 4। यहाँ पर जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो आपको टेम्परेचर की डेफिनेशन देगा यानी कि C इज इन मैच विथ 3 एंड फाइनल D इज इन द मैच विथ 1। तो आपको फाइंड करना है A2 यानी कि A2 जो है वो यहाँ पर एक ही दिया गया है, A के साथ 2 मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर D। तो ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर फॉर MCQ नंबर 25। उसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं आज के 26th MCQ की ओर। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज़ द फंक्शन ऑफ। यहाँ पर दोस्तों आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किसका फंक्शन आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर इस MCQ को समझने के लिए मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है वो आपके पास 2 स्फीयर्स है। एक स्फीयर जो है वो उसमें जो है वो आइडियल गैस आपने फिलअप किया हुआ है और उसके साथ ही जो है वो जुड़ा गया है एक दूसरा स्फीयर, और दूसरे स्फीयर में जो है वो वैक्यूम रखा गया है यानी कि वहाँ पर जो है वो वैक्यूम है। उसके बीच में जो है वो आपके पास अपने एक कंट्रोल वाल्व के साथ उन दोनों को यानी कि स्फीयर 1 और स्फीयर 2 को जो है वो जोड़ा गया। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि जब जो है वो वाल्व को आप ओपन करते हैं तो आइडियल गैस जो है वो प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है वो 1 स्फीयर से 2 स्फीयर में जाएगा, यानी कि जो प्रेशर में जो है उसमें आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा और वॉल्यूम जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। परंतु दोस्तों जो टेम्परेचर है वो आपका कांस्टेंट रहने वाला है, यानी कि यहाँ पर जो है वो हीट एडिशन भी नहीं हो रहा है या फिर वर्क भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो है ये फ्री एक्सपांसन प्रोसेस है तो वहाँ पर वर्क आपको 0 मिलेगा, वर्क इज इक्वल टू 0 इन दी फ्री एक्सपांसन प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रेशर में डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम में भी डिक्रीज हो रहा है, परंतु टेम्परेचर जो है वो वहाँ पर कांस्टेंट है। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी इंटरनल एनर्जी यानी कि मॉलिक्यूल्स जो है वो जितनी एनर्जी पोजेस कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो है अगर 27 डिग्री टेम्परेचर है उसका तो यहाँ पर भी जो है वो 27 डिग्री टेम्परेचर ही देखने को मिलेगा। तो आप मान सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी दैट हैज़ बीन पोजेस्ड बाई दी एट द मोलिकुलर लेवल बाई द सिस्टम विल बी कॉन्स्टेंट बिफोर द कंप्रेशन या फिर बिफोर द एक्सपांसन एंड आफ्टर द एक्सपांसन ऑफ द आइडियल गैस। तो यहाँ पर जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर जो है वो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी आप कह सकते हैं कि डिपेंड नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी जो है वो पर्टिकुलरली और स्पेसिफिकली जो है वो टेम्परेचर के ऊपर ही जो है वो डिपेंडेंट रहती है, यानी कि स्ट्रिक्ट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर जो है वो आपका जो है वो इंटरनल एनर्जी मैटर करता है किसी भी आइडियल गैस के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर MCQ नंबर 26। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं MCQ नंबर 27 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, यानी कि नीचे दी गई में से जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें से सिस्टम की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। तो दोस्तों आप सबको पता ही कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज द स्टेट, और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पॉइंट फंक्शन है वो सिस्टम की प्रॉपर्टी भी है। सिस्टम जो है वो टेम्परेचर, प्रेशर या फिर वॉल्यूम के द्वारा दर्शाई जा सकती है, परंतु जो है वो हीट इज़ दी ट्रांजिट प्रॉपर्टी, यानी कि जो है वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो है वो बाउंड्री को क्रॉस करती है। तो यहाँ पर हीट इज़ नॉट दी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर MCQ नंबर 27। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं MCQ नंबर 28 के बारे में। इन द रेफरेंस ऑफ थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव, यानी कि सिस्टम को जो है वो थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए नीचे दिए गए कौन सा जो इक्विलिब्रियम उसको अचीव करना होगा, मैकेनिकल को, केमिकल इक्विलिब्रियम को, थर्मल इक्विलिब्रियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी के अनुसार तीनों को यानी कि मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम को अचीव करना है। यहाँ पर जो है वो 1 बाय 1 मैं आपको सब इक्विलिब्रियम समझा देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिस्टम के अंदर जो है वो अनबैलेंस फोर्सेस नहीं होने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सभी पॉइंट के पास जो फोर्सेस की वैल्यू है और इस फोर्स के द्वारा जनरेट हुई जो प्रेशर की वैल्यू है वो कैसी है, कांस्टेंट है। सभी पॉइंट्स के पास आप देख सकते हैं कि 1 बार जो है वो प्रेशर आपको दिखाई दे पड़ रहा है। उसके जो बगल में दी गई जो फिगर है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई जगह पर है जो ज़्यादा प्रेशर है, कई जगह पर जो है वो कम प्रेशर है।
उसके बाद में केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल या फिर सिस्टम विल बी कांस्टेंट। यहाँ पर CO2 है तो यहाँ पर आपको CO2 के पार्टिकल्स ही दिखाई देते। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कार्बन के पार्टिकल्स भी है, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स भी है, तो इसे केमिकल इक्विलिब्रियम इसे आप समझ सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें थर्मल इक्विलिब्रियम, यहाँ पर आप सबको पता ही होना चाहिए कि सभी पॉइंट्स के पास जो है वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, आपका कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि अगर कोई सी भी सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम को पोजेस करती है तो उसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम सिस्टम कह सकते हैं, यानी कि वो अपने आप ही जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर MCQ नंबर 28। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 29 के बारे में। द इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस डिपेंडेंट ऑन द इंटरनल एनर्जी ऑफ, आपको आइडियल गैस पूछा गया था, यहाँ पर सब्सटेंस के बारे में पूछा गया है। तो सब्सटेंस के बारे में जो है वो इंटरनल एनर्जी का इक्वेशन आपको पता ही है, डेल्टा E इज इक्वल टू जो है वो MC डेल्टा T। तो यहाँ पर आप अगर MO और C को जो है वो कांस्टेंट कर देते हैं तो डेल्टा E इज द फंक्शन ऑफ डेल्टा T, यानी कि चेंज इन दी टेम्परेचर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर फॉर MCQ नंबर 28। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के लास्ट MCQ नंबर 30 के बारे में। अ फैन कंज्यूम्स 20 watt ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड डिस्चार्ज्ड एयर फ्रॉम अ वेंटिलेटेड रूम एट 0.25 kg पर सेकंड। द मैक्सिमम एयर आउटलेट वेलोसिटी इज नियरली। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक फ़ैन जो है वो कंज्यूम कर रहा है 20 watt ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर जो है वो डिस्चार्ज कर रहा है एयर का एक वेंटिलेटेड रूम में से 0.25 kg पर सेकंड के मास फ्लो रेट के साथ। तो आपको फाइंड करना है कि जो डिस्चार्ज्ड वेलोसिटी होगी यानी कि मैक्सिमम एयर आउटलेट होगा वो कितना होगा नियरली। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको इक्वेशन जो है वो यहाँ पर आपसे शेयर कर देता हूँ इस MCQ का। जो पावर कंज्यूम हो रहा है, पावर इज इक्वल टू 1/2 mv², यानी कि यहाँ पर जो m दिया गया है वो आपका मास फ्लो रेट ऑफ एयर इनटू v जो है वो आपका दिया गया है डिस्चार्ज वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या होगा कि पावर आपको दी गई है 20 watt इज इक्वल टू 1/2 m दिया गया है आपको 0.25 इंटू v² आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू आपको आंसर मिल जाएगा 12.7 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर MCQ नंबर 30, 12.7। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।